दोस्तों, बकवास फिजिक्स चैनल पर मैं विमल असाटी एक बार आप लोगों का तहे दिल से फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं जो विषय लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं वो है रिलेशन बिटवीन या फिर कनेक्शन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मास। लेकिन मास किसी भी बॉडी का, ये शब्द सुनकर कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होता। सभी को पता है अगर मेरी बॉडी का मास 80 kg है, 85 kg है, लॉकडाउन है, थोड़ा सा बढ़ गया है, तो अगर मेरी बॉडी का मास 90 kg भी है तो ये बॉडी का मास यानी मेरी बॉडी के हिस्से, कंटेंट का जो अमाउंट है उसका मास, जिसे हम मास ऑफ द बॉडी कहते हैं। सवाल आया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी क्या होता है। तो पहले आप ध्यान रखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी में मैं शब्द पकड़ूंगा वो है इनर्शिया, कि आखिर ये इनर्शिया होता क्या है। तो दोस्तों, एक लिंक आपके सामने रखूंगा जिससे आपको ये बात साबित होगी। पिछले कुछ वीडियोस आप लोगों ने मेरे देखे हैं, जिसमें एक वीडियो स्टेबिलिटी और इनर्शिया को लेकर था, जिसमें मैंने एक गाना गाया था, हाई लो लो हाई लो। दूसरा उसी में कहा था, लो हाई हाई लो लो। आप बोलोगे साटी सर हमने ये वीडियो नहीं देखा, तो डेफिनेटली आप मेरा ये वीडियो बकवास फिजिक्स चैनल के ही ब्लॉग में आप देख सकते हैं, स्टेबिलिटी और इनर्शिया। फिर भी कुछ हिस्से मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे आपको यहाँ एक बैलेंस बनाकर देना है, रिलेशन स्थापित करके देना है कि मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ क्या रिश्ता है। लेकिन उसके पहले मास और इनर्शिया का रिश्ता क्या है ये बताना है। लेकिन इस कनेक्शन को साबित करने के साथ मन में एक सवाल आप लोगों के उठ रहा होगा कि भाई ये इनर्शिया की बात कर रहे हैं लेकिन टॉपिक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो दोस्तों, मैं ये क्लियर कर दूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी का मतलब ये होता है कि उस बॉडी का उस मोमेंट में, उस समय पर रहने वाला इनर्शिया। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बॉडी का होता है वो दो बातों के ऊपर डिपेंड करता है। एक, उस बॉडी का शेप कैसा है, क्योंकि शेप जिस प्रकार का रहेगा उस हिसाब से उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। क्योंकि वो बॉडी कहाँ तक फैली है इस बात के ऊपर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा और एक फैक्टर है जो है उस बॉडी का खुद का मास। बॉडी का मास कितना है इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैंने कहा कि अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी पढ़ाना है, मतलब मुझे पहले आपको इनर्शिया से तारुफ आपकी करवाना होगा। मतलब कहीं ना कहीं मुझे पहले मास का इनर्शिया के साथ क्या रिश्ता है ये आपको दिखलाना होगा। तो दोस्तों, मैं अपने मास और इनर्शिया के रिलेशन को साबित करने के लिए यहाँ से शुरुआत करता हूँ। किसी बॉडी का मास अगर बहुत ज़्यादा है, तो मास अगर बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसकी मूव करने की वेलोसिटी बहुत कम है। अगर मूव करने की वेलोसिटी बहुत कम है तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी भी बहुत कम है। डेफिनेटली एनर्जी बहुत कम है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, मैं शब्द आ गया इनर्शिया पर। इनर्शिया मतलब उसकी रुकने की इच्छा। तो डेफिनेटली जिस बॉडी का मास ज़्यादा है, वेलोसिटी एनर्जी कम है, उसी हाई मासिव बॉडी का स्टेबिलिटी और इनर्शिया हाई है। अगर मैं मास कहूँ लो है, मतलब हल्का है, भारी नहीं है, मास लो है तो वेलोसिटी हाई है, एनर्जी हाई है, स्टेबिलिटी लो है, इनर्शिया लो है, रुकने की इच्छा लो है, क्योंकि मास कम है। सो मास जिसका कम है उसका इनर्शिया भी कम है, मास जिसका ज़्यादा है उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, मेरे इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये बात तो 100% आपके दिमाग में बैठ जाती है कि मास का रिश्ता इनर्शिया के साथ, बॉडी की स्टेबिलिटी के साथ, बॉडी की रुकने की इच्छा के साथ, बॉडी का एक जगह पे टिके रहने की अवस्था के साथ रिश्ता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दोस्तों, ये रिश्ता अपने दिमाग में रखिएगा कि मास का रिश्ता इनर्शिया के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसी इनर्शिया को मैं बॉडी का इनर्शिया कह रहा हूँ। अगर बॉडी का कोई एक फिक्स्ड शेप है, साइज है, तो डेफिनेटली उसका एक
मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब उस बॉडी में मास कहाँ तक फैला हुआ है, उस बॉडी का मास क्या है, तो उस पर डिपेंड करता है इनर्शिया। जिसमें से मैंने अभी एक बात तो कह दी कि मास का रिश्ता इनर्शिया के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मैं अपनी दूसरी बात भी साबित करूंगा। सर आप दूसरी यानी कौन सी? तो दोस्तों मेरी बात से अभी यह साबित हो गया कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिपेंडेंसी मास के ऊपर है, तो ये बात मेरे इस एग्जाम्पल से साबित हो गई कि इनर्शिया जिसका ज़्यादा बनता है तो वो वही हो सकता है जिसका मास भी ज़्यादा हो, इनर्शिया उसी का कम बनता है जिसका मास कम हो। तो इससे साबित हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, जिसे मैं डिनोट करता हूँ कैपिटल आई से, उसका रिश्ता बॉडी के मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने अब तक फॉर्मूला नहीं बनाया या नहीं बताया, चाहता तो मैं रेडीमेड फॉर्मूला बता सकता था, लेकिन मेरी कॉन्सेप्ट जिस बेस पर है, मेरी आदत है कि मैं अपने एग्जांपल्स के माध्यम से, अपने डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से आपको प्रूव करके दूंगा कि इनर्शिया मास के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप कहोगे दोस्तों सर ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं जो समझाने की कोशिश करूंगा। इमेजिन करो हम गार्डन वगैरह में जाते हैं, गार्डन में रोटेटिंग टर्न टेबल होता है, ठीक, जो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट गोल गोल घूमता है। हमारे गोंदिया में एक बड़ा प्यारा गार्डन है, सुभाष गार्डन, जहाँ बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे वहाँ सामान लगे हुए हैं। उसमें से एक ये रोटेटिंग टर्न टेबल का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। ये रोटेटिंग टर्न टेबल है जिसके ऊपर मैं इस तरीके से जाकर खड़ा हो गया। मैं ऐसा खड़ा हूँ तो भी दोस्तों मेरा मास 90 kg है पूरे कपड़े पहनकर। सर आपने पूरे कपड़े पहनकर क्यों कहा? भाई मास गिनते समय पूरे कपड़े ही पहन के गिनेंगे ना, कपड़े उतार के थोड़ी ना गिनेंगे, ठीक है? तो पूरे कपड़े पहनकर मेरा मास अगर 90 kg है अभी, तो दोस्तों अगर धोखे से मैं अपने हाथ शाहरुख स्टाइल में नहीं फैला रहा, ऐसे अगर फैला लूं तो भी मेरा मास 90 kg ही रहेगा। सर फिर फर्क क्या पड़ा? तो दोस्तों फर्क पड़ा है मेरे मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर। जब पिछली बार मैंने हाथ ऐसे रखे तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन उस रोटेटिंग टर्न टेबल का ऐसा था और मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इधर और इधर था, इतना हिस्सा और इतना हिस्सा। लेकिन जैसे ही मैंने अपने हाथ पांव फैला लिए उसी रोटेटिंग टर्न टेबल पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन अब भी मेरे सेंटर से जा रहा है यहां से, तो अब मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन यहां से लेकर वो वहां तक है, यहां से लेकर वो वहां तक है। इसका मतलब मेरा मास भले ही 90 kg है, लेकिन इस पोजीशन में मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरफ बढ़ गया है। मैं ताथई तत्थई नहीं कर रहा हूं, मैं अपना मास डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सर इससे क्या साबित होगा? ध्यान से सुनिए। जब मैं इस पोजीशन में हूं, इसी को आर्म्स फोल्डेड पोजीशन भी कहते हैं, इसी को नमस्ते पोजीशन भी कहते हैं, या फिर जो दूसरी पोजीशन उसे आउट स्ट्रेच्ड आर्म वाली पोजीशन कहते हैं। तो जब मैं नमस्ते पोजीशन में हूं या आर्म्स फोल्डेड वाली पोजीशन में हूं, तो मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल करीब करीब में है। तो जब कोई आएगा और मुझे टॉर्क देगा तो मैं रोटेशनल मोशन करूंगा, नो डाउट, लेकिन इस रोटेशनल मोशन में मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन कम था। मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन कम होने के कारण डेफिनेटली मेरा इस जगह पर रुके रहने की इच्छा कम है, मेरे भागने की इच्छा ज़्यादा है। इसलिए तो जो टॉर्क मिलेगा उस टॉर्क के कारण मैं बड़ी जल्दी जल्दी खूब ज़्यादा स्पीड से घूमूंगा। इसी के कंपैरिजन में अगर मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन फैला हुआ रहेगा, अगर मेरे आर्म्स आउट स्ट्रेच रहेंगे और इस परिस्थिति में अगर उतना ही टॉर्क दिया जाए जितना पहले दिया गया था नमस्ते पोजीशन में, तो इस पोजीशन में उतने ही टॉर्क के कारण मेरा स्पीड मुझे उतना नहीं मिलेगा। मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होने के कारण मेरा मोशन ज़रूर होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा, कुछ इस तरीके से। और जब इस तरीके से मेरा रोटेशनल मोशन होगा तो इससे ये बात साबित होती है कि मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, अर्थात मैं फिर कह रहा हूँ मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, मेरी स्पीड कम है, मैं धीरे धीरे घूम रहा हूँ। इसका मतलब मेरी घूमने की इच्छा कम है, भगने की इच्छा कम है, रुके रहने की इच्छा ज़्यादा है, इनर्शिया
ज़्यादा है। तो दोस्तों मेरी नमस्ते या फिर आर्म्स फोल्डेड वाली पोजीशन से बात समझ में आती है कि जब मास डिस्ट्रीब्यूशन कम है तो इनर्शिया भी कम है, जब मास डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो डेफिनेटली मेरा इनर्शिया भी ज़्यादा है, अर्थात मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन ज़्यादा है। आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, तो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से, मेरे डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात के माध्यम से मैंने साबित करके दिया। तो आप लोगों के सामने मैं अपनी बात का कनेक्शन फॉर्मूले बेस पर रख रहा हूँ। आई अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी है तो उसका रिश्ता, मेरे हाथ के तरफ देखिएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन का रिश्ता मास ऑफ अ बॉडी के साथ और डिस्ट्रीब्यूशन के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप कहोगे सर आपने मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला, ये बात समझ में आई। क्यों? क्योंकि मास कम है, जब बताया था ना, मास लो, वेलोसिटी हाई, एनर्जी हाई, स्टेबिलिटी लो, इनर्शिया लो। तो साबित हुआ कि मास कम है तो इनर्शिया कम है, मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा है। वो बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली प्रूफ भी होती है। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही कि इनर्शिया का रिश्ता डिस्ट्रीब्यूशन के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो नहीं दिखा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इनर्शिया के फॉर्मूले में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर मौजूद है। सर कैसे? तो मेरे बॉडी की तरफ देखिए, ये आर्म स्ट्रेच आउट स्ट्रेच्ड वाली मेरी पोजीशन है, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, तो टर्म प्रोडक्ट में है। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिश्ता मास ऑफ द बॉडी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, अर्थात एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ जो मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं कहूँ इसका यूनिट क्या है, तो जनरल इनर्शिया का फॉर्मूला बना मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर, तो यूनिट आएगा केजी मीटर स्क्वायर। एसआई में, सीजीएस में यूनिट बैठेगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशन निकालना आप सभी को आता है, इट इज m1 l2 t0। सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन बातों पे डिपेंड करता है? तो दोस्तों ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे तो दो बातें होती है, लेकिन मैं तीन कहूँगा। एक, मास ऑफ अ बॉडी, मास कम इनर्शिया कम, मास ज़्यादा इनर्शिया ज़्यादा। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। दूसरा, तीसरा फैक्टर जो जनरल बुक्स में लिखा हुआ नहीं दिखता, लेकिन एमसीक्यूज में कई जगह बोल दिया जाता है, पूछ लिया जाता है, तो वो है तीसरा, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी का कहाँ से दिया गया है। अगर मैं ऐसा खड़ा हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से है, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरफ इक्वल है, तो इनर्शिया कुछ अलग है। अगर यही एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ के बजाय यहाँ होता तो मास डिस्ट्रीब्यूशन इधर और इधर में अलग अलग होता, तो रिजल्ट इनर्शिया का अलग आता। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन डिपेंड्स अपॉन द थ्री फैक्टर। फर्स्ट वन इज mass of the body, second one is the distribution of mass of a body about the given axis of rotation, third one is the position of axis of rotation. Whenever we have to find the moment of inertia of a body, the body should be perfectly rigid body. Sir, what do you mean by rigid body? You know very well, rigid body means a solid body in which all the particles are compactly arranged and there will be no change in the interparticle distance due to the application of external unbalanced force. That body is called rigid body. No doubt in nature no body is 100% perfectly rigid body, but approximately solid body is assumed to be a rigid body because in that solid body all the particles are compactly arranged and there will be no change due to the application of external force. ठीक?
पिछले 12 वर्षों से लगातार सर्वश्रेष्ठ परिणामों के साथ संचालित असाटीज मृणाल कोचिंग क्लासेस। यहाँ मृणाल कोचिंग क्लासेस में लाइब्रेरी अवेलेबल होने के कारण हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प मिलती है। On the basis of my 2 years experience, I would like to suggest you that if you want to reach the heights of success, join today मृणाल कोचिंग क्लासेस। मेहनत इतनी खामोशी करो कि सफलता शोर मचाती है, और मृणाल कोचिंग में इसी प्रिंसिपल पे काम किया जाता है। In Mrunal coaching class, we have a large collection of books so that we can easily prepare for our competitive exams. एजुकेशन में सबसे जरूरी होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर्स टॉक। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मृणाल कोचिंग क्लासेस। विदर्भ की पहली ऐसी कोचिंग क्लासेस जिसमें स्टेट और सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को मिलती है थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लासेस की सुविधा, और साथ ही आईआईटी, जी और नीट में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स की स्पेशल क्लासेस। तो उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आज ही ज्वाइन करें असाटी सर की मृणाल कोचिंग क्लासेस, गणेश नगर, गोंदिया। तो दोस्तों, इतने मेरे डिस्कशन के अंदर आप लोगों को ये समझ में आ गया कि मास का इनर्शिया के साथ, फिर उसी मास का इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ क्या रिश्ता है। फिर ये भी कह सकते हैं कि इनर्शिया ऑफ बॉडी या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसका फॉर्मूला क्या है पूरे बॉडी को लेकर। और फिर ये भी समझ में आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, डिपेंडेंसी समझ में आ गई। और आखिरी में मैंने अभी 2 मिनट पहले आपसे लोगों से कहा कि रिजिड बॉडी ही के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। तो ये बात पे मैं थोड़ा ट्रेस देना चाहूँगा कि रिजिड बॉडी पर ही क्यों। उसका कारण है कि अगर बॉडी रिजिड है, सॉलिड है, फिक्स है, तो मेरे हाथों के तरफ आप देखिएगा, ये रिजिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ कोई एक पार्टिकल है ये बॉडी पर, यहाँ कोई पार्टिकल है जिसका मास m1 है। एक्सिस ऑफ रोटेशन जहाँ से गया है तो उस पॉइंट से उस पार्टिकल का डिस्टेंस मान लो r1 है। आप बोलेंगे सर r1 क्यों? तो मैं अपनी पुराने समय की एक बात दोहराऊंगा कि जब पूरी बॉडी, रिजिड बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन करती है ड्यू टू द एक्शन ऑफ टॉर्क, तो वो पार्टिकल वहाँ जितने बैठे हैं अपने प्लेन में करते हैं सर्कुलर मोशन। सर आपने कब कहा था? मेरे कुछ वीडियोस पहले की बात है जब मैंने को रिलेशन बिटवीन लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन बताया था, तो उसमें ये बात मैंने कही थी। तो आप देख रहे हैं कि पार्टिकल का मास m1 है, डिस्टेंस r1 है जो सर्कल का प्लेन में रेडियस बना हुआ है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी v1 है, लेकिन उस पार्टिकल की जो भी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, वही पूरी बॉडी की भी एंगुलर वेलोसिटी है रोटेशन की। अगर मैं उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन लेने गया, एंगुलर, लीनियर एक्सेलरेशन a1 है, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन लेने पार्टिकल का गया तो अल्फा है, और बॉडी का गया तो भी अल्फा है। इसका कहने का मतलब ये कि अगर ये बॉडी रिजिड है तो ही ये ओमेगा कांस्टेंट होगा, तो ही ये अल्फा कांस्टेंट होगा। अगर ये बॉडी रिजिड नहीं होती, पार्टिकल्स उसके अंदर अपनी फिक्स लोकेशन पे नहीं होते, तो शायद ये कॉन्सेप्ट सेट नहीं होती, क्योंकि ओमेगा और अल्फा का कांस्टेंट होना ही हमारी कंडीशन को मजबूत बनाता है। ठीक, इसी के साथ मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास का एक सिग्निफिकेंस बताते हैं, तो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस में इनर्शिया की एक सबसे बड़ी बात आती है कि जो काम मास लीनियर मोशन के लिए करता है, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन के लिए करता है। जो काम लीनियर वेलोसिटी लीनियर मोशन के लिए करती है, वही काम एंगुलर वेलोसिटी रोटेशनल या एंगुलर मोशन के लिए करती है। जो काम फोर्स लीनियर मोशन के लिए करता है, वही काम टॉर्क रोटेशनल मोशन के लिए करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे एक सिग्निफिकेंस हमारे हाथ में आता है कि अगर लीनियर मोशन में कहीं मास की बात हो रही है, तो डेफिनेटली एंगुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में इनर्शिया की ही बात होगी। तो दोस्तों, ये मेरा पूरा टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास को लेकर था। मैंने आपके सामने प्रूव कर दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे इनर्शिया का हिस्सा है, कैसे मास डिपेंडेंट है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे वो डाउट्स आप भेज सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर वहाँ डिस्प्ले होते रहता है, तो आप उस डिस्प्ले के नंबर को देखकर उस नंबर पे भी व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ डिमांड रहे आपके वीडियोस की, कुछ और अलग वीडियो आपको चाहिए, क्योंकि जैसे ये भी वीडियो मेरा डिमांड पे ही बना हुआ है, तो अगर आपकी और कोई डिमांड रहे तो ज़रूर मुझसे बताइए। मैं ऐसे वीडियो समय समय पर देते रहूँगा।
मेरा बकवास फिजिक्स चैनल देखने के लिए धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मैं अपना एक ऑनलाइन क्लास का चैनल bakwasphysics.com ऐप के माध्यम से शुरू कर रहा हूँ। उस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी आप अपना नाम, मोबाइल नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। गुड डे, गुड नाइट, स्टे होम एंड बी सेफ।